everyone. In this we'll discuss about the solution of mock test of chapter EM waves. Let's proceed to our first question. For a wave propagating in the medium, identify that property which is independent of others. अब कोई वेव मीडियम में ट्रैवल कर रही है, हमें इनमें से बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे की, ठीक है। वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या फिर ऑल दीज डिपेंड ऑन ईच अदर। अब हमें ये रिलेशन पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। देखो यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी, f क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है हमारी वेवलेंथ। तो ये तीनों एक रिलेशन में हमें मिल गए हैं, यानी कि ये तीनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं। तो हमें पूछा है कि हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट है एक दूसरे की। तो ये तो आपस में डिपेंड कर रही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा डी, ऑल दीज डिपेंड ऑन ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, X-rays of wavelength 1 एंगस्ट्रॉम have the frequency। अब हमें वेवलेंथ कितनी गिवन है, 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हमारे पास रिलेशन क्या होता है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ जाएगी, c बाय लैम्डा। c की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ कितनी गिवन है हमें, 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 इंटू 10⁻18 पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स क्या होती है, हर्ट्ज में मेजर की जाती है बेसिकली। तो 3 इंटू 10⁻18 जो है बी ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ एटमॉस्फेयर इज रिचेस्ट इन। अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है सबसे ज्यादा, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एक्सरेज या फिर माइक्रोवेव्स। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, इंफ्रारेड रेज जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन वुड प्रोड्यूस। कोई इलेक्ट्रॉन है जो एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट होने का मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी विद द टाइम चेंज हो रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेट हो रहा है ये, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, क्योंकि इनका जो सोर्स है प्रोडक्शन का, सोर्स क्या है इनका, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। जब भी कोई पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो ईएम वेव्स प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है तो वो चार्ज भी है, ठीक है, एक्सेलरेट भी हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है वो प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, वेवलेंथ लैम्डा, वेलोसिटी c इन एयर। अब एयर में वेव ट्रेवल कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, न्यू, वेवलेंथ इज लैम्डा, और वेलोसिटी क्या है, c। इट एंटर्स ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। अब ये इस मटेरियल में एंटर हो गई वेव, ये मटेरियल है हमारा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n गिवन है। द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी इन द मटेरियल विल बी। अब हमें क्या फाइंड करना है कि जब वेव इसमें एंटर करेगी मटेरियल में, जैसे ये वेव एंटर की, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वेवलेंथ कितनी होगी और वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। अब देखो, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन पता है, c/v। तो v यहाँ से क्या आ गया, c/n आ गया। यानी कि ये जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब किसी मटेरियल से पास करती है तो उसकी स्पीड कैसे चेंज होती है, c/n फैक्टर, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे c लिखा हुआ है, तो ये a, c और d रह गए, राइट। दूसरा, फ्रिक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रिक्वेंसी जो है वो मीडियम के चेंज होने से चेंज नहीं होती। फ्रिक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम,
मीडियम जब चेंज हो जाएगा तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। अगर पहले फ्रिक्वेंसी न्यू थी, बाद में भी कितनी रहेगी, मटेरियल में फ्रिक्वेंसी कितनी रहेगी, सेम ही रहेगी। तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो मीडियम के चेंज होने से चेंज नहीं होती, वो सेम रहेगी। तो न्यू फ्रिक्वेंसी आ गई, स्पीड हमारी c/n हो गई, और वेवलेंथ भी इसी फॉर्म में चेंज होगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है v क्या होता है, f लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, v/f। अब फ्रिक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही, लैम्डा कैसे वेरी कर रहा है v के साथ, तो v कितनी बन रही है, v/n। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे अगर चेंज कर दें, v की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, c/n इंटू एफ। ठीक है, c की वैल्यू क्या होती है, न्यू लैम्डा, यानी कि f लैम्डा अपॉन n f, f से f कैंसिल हो गया। वेवलेंथ भी इसी पैटर्न में चेंज हो रहा है, लैम्डा बाय n। बेसिकली तो फ्रिक्वेंसी से ही ऑप्शन का आंसर आ गया, बट आप फिर भी इसको निकालने का तरीका देखो कैसे है, फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास पता है कि जो v है वो f लैम्डा होता है, तो वेवलेंथ क्या आ गई, v/f। अब v कैसे चेंज हो रहा है, c/n के साथ, और ये 1/फ्रीक्वेंसी। c हमारे पास क्या है, f लैम्डा, n इंटू एफ, एफ से एफ कैंसिल हो गया, तो वेवलेंथ कैसे चेंज हो रहा है, लैम्डा बाय n के साथ। ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनिका वांटेड टू टेक फोटोग्राफ्स ऑफ ए मोनूमेंट। मोनिका मोनूमेंट की फोटोग्राफ्स लेना चाहती है, बट सिंस द सराउंडिंग इज फिल्ड विद द स्मोक, बट वहां पे क्या प्रेजेंट है, स्मोक प्रेजेंट है, शी इज नॉट एबल टू टेक गुड फोटोज, तो फोटोज अच्छी नहीं आएंगी स्मोक की वजह से। Which one of the following electromagnetic wave can be used in this situation to help Monica? तो मोनिका को कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हेल्प करेंगी इस सिचुएशन में, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट या फिर इंफ्रारेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा इंफ्रारेड वेव्स। ये जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये हेल्प करती हैं टू टेक फोटोग्राफ इन द स्मोक। कैसे, क्योंकि ये स्कैटर नहीं होती, दे स्कैटर लेस स्कैटरिंग होती है इनकी। तो अगर स्कैटरिंग लेस हो रही है एज कंपेयर टू द विजिबल लाइट, ठीक है, तो ये हमें हेल्प करेंगी कि हम फोटोग्राफ्स जो है वो स्मोक में ले सके। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी, दैट इज इंफ्रारेड वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज और विजिबल रेज। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से हमें पता चलेगा। ठीक है, तो वो ऑर्डर हमने देखा है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आती है, गामा रेज की आती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द मैक्सवेल हाइपोथेसिस ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू। तो मैक्सवेल ने हाइपोथेसिस क्या दिया था, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहे हो तो क्या प्रोड्यूस होगा, इट्स करेक्ट ऑप्शन इज मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज सी ऑप्शन। मैक्सवेल ने ये इक्वेशन दी थी, मैक्सवेल की इक्वेशन थी डेल क्रॉस सी इज माइनस कर्ल बी बाय कर्ल टी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है, कर्ल बी बाय कर्ल टी है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके ऑपोजिट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम चेंज होगी तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए ट्रांसपेरेंट मीडियम रिलेटिव परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी। परमिएबिलिटी की वैल्यू 1 है, पर सॉरी परमिएबिलिटी की वैल्यू 1 है, परमिटिविटी की वैल्यू क्या गिवन है, 1.44। अब हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना है। फ्री स्पेस में तो वेलोसिटी हमें पता है वो क्या होती है, 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये स्पीड कहाँ पे है, फ्री स्पेस में। तो जब मीडियम की बात हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे म्यू मीडियम आ जाएगा और एप्सिलॉन मीडियम। अब ये तो रिलेटिव परमिबिलिटीज गिवन है, ये क्या होती है हमारे पास,
तो मीडियम में अगर वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू इन फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमेबिलिटी, यही रिलेशन होता है। इसी तरह से रिलेटिव परमेबिलिटी क्या आ जाएगी, मीडियम में वैल्यू डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस में वैल्यू। तो मीडियम में वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं। म्यू एम की वैल्यू म्यू नॉट म्यू आर, एप्सिलॉन एम की एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ से ये फैक्टर अलग कर दिया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला अलग कर दिया, म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो ये वाली चीज देखो क्या है, दिस इज द स्पीड इन फ्री स्पेस। तो हम इसको लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाय म्यू आर एप्सिलॉन आर। अब हम इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं। c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, म्यू आर की वैल्यू 1, ये 1.44। और जब इसको सॉल्व किया हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये 12 का स्क्वायर रूट है, 1.2 आ गया यहाँ पे। तो 3/12 10 इंटू 10⁸, 1/4 इंटू 10⁹ आ गया ये, यानी कि 0.25 इंटू 10⁹। पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं, 2.5 इंटू 10⁸। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द स्पीड इन द मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a plane EM wave electric field oscillates sinusoidally at a frequency of, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कर रही है, साइनोसोडली ऑसिलेट कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 2.5 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज। और एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना गिवन है, 480 वोल्ट पर मीटर। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी, हमने मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो निकालना है। अब हमें ये रिलेशन पता है, बी नॉट इज ई नॉट अपॉन सी। ई नॉट कितना है, 480, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, तो ये कितना आ गया, 160, 160 इंटू 10⁸, -8 सॉरी। तो यहाँ पे 1.6 कर देंगे, 2 डेसिमल शिफ्ट किया तो -6 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the electromagnetic waves do not transport energy, charge, momentum, information। अब जब भी वेव ट्रैवल करती है, ठीक है, तो वो कोई इंफॉर्मेशन तो कैरी करती ही है। हम जैसे सिग्नल भेजते हैं, इन टर्म्स ऑफ सिग्नल ट्रांसफर करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन ही तो ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर्स में हमने लाइट वेव सेंड की थी, ठीक है, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही थी, तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। जब वेव ट्रैवल करती है तो उसके पास एनर्जी होती है, एनर्जी कैरी करती है वो, एनर्जी है तो मोमेंटम भी कैरी करती है वो, तो एनर्जी और मोमेंटम तो आएंगी नहीं ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, चार्ज। तो जब भी वेव ट्रैवल करती है तो वो ट्रांसपोर्ट चार्ज ट्रांसपोर्ट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, displacement current goes through the gap between plates of capacitor when the charge on capacitor is। अब देखो डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट क्या था, जैसे ये कैपेसिटर की प्लेट्स है हमारे पास, ऐसी शेप की ले ली, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस गैप में प्रेजेंट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे। क्योंकि देखो चार, एक प्लेट पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। जब हम सर्किट कंप्लीट कर देते हैं तो ये इस प्लेट पे चार्ज बढ़ता जाएगा और इस पे भी बढ़ता जाएगा, चार्जिंग होती जाएगी कैपेसिटर की। तो अगर एक प्लेट पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव, दूसरी पे नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से ये हमारा क्या बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो कैपेसिटर में चार्ज के बारे में पूछा है, तो चार्ज भी तो चेंज ही हो रहा है, क्योंकि जब हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया तो विद टाइम क्या हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है। चार्ज के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, उसके चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए, इट इज चेंजिंग विद द टाइम, चार्ज जो कैपेसिटर का है वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट करंट वाज फर्स्ट पोस्टुलेट बाय मैक्सवेल, इसका करेक्ट आंसर आएगा। सबसे पहले
डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में किसने बताया था, इंफॉर्मेशन पॉस्टुलेट किसने की थी, मैक्सवेल ने की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्ट दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर पता है, ट्रांसवर्स है, बट वो कैसे पता चला, थ्रू द पोलराइजेशन। क्योंकि जो पोलराइजेशन प्रोसेस है वो कौन शो करती हैं, जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, जिनका नेचर ट्रांसवर्स होता है वही वेव जो है पोलराइजेशन वो शो करती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो वो पोलराइजेशन फिनोमिना शो ही नहीं करेंगी। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, electric field and B vector magnetic field, it represents electric magnetic field vectors, electromagnetic wave, direction of propagation of electromagnetic wave is along। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किस तरफ होगी, ई क्रॉस बी के क्रॉस होगी। जैसे अगर एक्स डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, वाई डायरेक्शन में हम ये ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जेड में क्या आएगी हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जब आप ई क्रॉस बी करोगे, ई क्रॉस बी, ई किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, यानी कि जे कैप, और ये जेड डायरेक्शन में है, जे क्रॉस के आपको क्या मिलेगा, आई कैप ही तो मिलेगा। आई कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो यानी कि एक्स एक्सिस है। तो ये कैसे मिला हमें, ई क्रॉस बी करने से मिल रही है ना। जब आप बी क्रॉस ई करोगे वो माइनस आई आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी, दैट इज डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, ये आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन सी। जो ईएम वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशंस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो दोनों की वजह से क्या होती है, एनर्जी भी स्टोर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। तो इंटेंसिटी जो होती है वो भी हम निकाल सकते हैं। इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं हम, ऐसे। तो जब ईएम वेव जो होती है जैसे फ्री स्पेस में ट्रैवल कर रही है, तो वहां पे इंटेंसिटी में कंट्रीब्यूशन जो होता है दोनों का इक्वल आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, मैग्नेटिक फील्ड का भी। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्री स्पेस में जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, तो इंटेंसिटी में कंट्रीब्यूशन सेम मिलता है। तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इन EM waves are perpendicular to each other, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्योंकि EM waves में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सो इट्स अ करेक्ट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, EM waves used in telecommunication are ultraviolet, microwaves, visible या फिर infrared, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। जो माइक्रोवेव्स है वो हम टेलीकम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, ये इसकी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड इन द EM वेव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड की रेशो जो होती है वो सी के इक्वल होती है इन द फ्री स्पेस। ठीक है, तो यहाँ से हम रीअरेंज कर लेते हैं सोल्यूशन को। देखो ये ऑप्शन भी नहीं बन रहा, यहाँ से क्या आ रहा है, ई नॉट इज इक्वल टू सी इंटू बी नॉट, तो ये भी नहीं बन रहा। तो बी नॉट की वैल्यू क्या बनी यहाँ से, ई नॉट अपॉन सी, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 30 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 30 इंटू 10⁶ हर्ट्ज। हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो c इज इक्वल टू
न्यू लैम्डा वेवलेंथ किसके इक्वल आ गई सी अपॉन न्यू, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 30 इंटू 10⁻6, ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया, 10⁻8 और नीचे 10⁻7, बचा क्या 10, तो 10 मीटर इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। थैंक यू।